तो दोस्तों, उड़ने की आशा के 24 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत होती है देशमुख परिवार के सबसे बड़े अपमान से। रामलीला के बिगड़ते तमाशे के बाद कीर्ति कुलकर्णी स्टेज पर आती है और रेणुका को खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि उस पर भरोसा करना ही कमेटी की सबसे बड़ी गलती थी। जब शकुंतला बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो कुलकर्णी उसे भी नहीं बख्शती। वो रामलीला का काम एक नौसिखिया डायरेक्टर को देने के लिए शकुंतला को भी दोषी ठहराती है और ऐलान करती है कि अब रामलीला देशमुख परिवार नहीं बल्कि वो और उसका परिवार करेगा। इस बेइज्जती से डायरेक्टर भी भड़क उठता है और देशमुख परिवार पर सारा इल्ज़ाम डाल देता है। वो कहता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग रामलीला की पवित्रता को समझने के लायक ही नहीं है। इतना कहकर वो भी अपना नाम खराब होने के डर से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुलकर्णी एक बार फिर दर्शकों और कमेटी को भड़काती है और देशमुख परिवार को रामलीला से बाहर करने का फैसला करवा लेती है। जब परेश उन्हें एक और मौका देने की बात करते हैं, तो कमेटी की एक औरत रेणुका को अपनी झगड़ालू सेना लेकर वहाँ से जाने को कह देती है। ये सुनकर रेणुका और पूरा देशमुख परिवार अपमानित होकर वहां से चला जाता है। इधर बैक स्टेज पर रेणुका का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। फिर जब तेजस रेणुका से पूछता है कि आई अब क्या करें, तो रेणुका तेजस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तू तो कुछ बोल ही मत। तभी इधर परेश रेणुका को बोलता है कि तू पहले शांत हो जा रेणु। तो रेणुका बोलती है, कैसे शांत हो जाऊं परेश, मैंने आखिर मांगा ही क्या था इन सबसे, बस एक रामलीला। फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। एक काम ढंग से करना ही नहीं है किसी को। एक तो वो रिया चली गई और ऊपर से ये सब। तभी आकाश बोलता है कि आई, रिया को तो काम आ गया था इसलिए वो गई, और वो सब कुछ कैंसिल होने के बाद ही गई है। उसे अर्जेंटली हैदराबाद जाना था एक मूवी का डब करने के लिए। फिर रेणुका सारा इल्जाम तेजस पर डाल देती है और कहती है कि इस पूरे तहस नहस की शुरुआत तेजस ने ही की है। उसने रामलीला जैसे पवित्र ग्रंथ का मजाक बना दिया और सिर्फ फुटेज पाने के लिए पूरी रामलीला खराब कर दी। जब तेजस इसे छोटी सी बात कहता है तो रेणुका का गुस्सा और भी भड़क जाता है और वो उसे स्वार्थी कहती है। इस मौके पर साइली समझदारी दिखाती है। वो मानती है कि उन सब ने मिलकर रामायण जैसे धर्म ग्रंथ का निरादर किया है। वो रेणुका से कहती है कि वो कहीं ना जाए और वो सब मिलकर कमेटी से माफी मांगेंगी। परेश भी साइली का साथ देता हुआ नजर आता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कीर्ति कुलकर्णी अपने परिवार के साथ वहां आ जाती है और उन्हें रोक देती है और कहती है कि जल्दी से वो ये जगह खाली करे। फिर वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इतनी बड़ी बेइज्जती सहने के बाद उन्हें एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी, और जाते जाते वो रेणुका को अगले साल के लिए भी चैलेंज करती है। इसके बाद देशमुख परिवार को अपमानित होकर वहां से जाना पड़ता है और जाते वक्त ऑडियंस उन पर हंस रही होती है। तभी साइली रेणुका को पीछे से रोकती है और दिल से माफी मांगती है। सचिन भी उसका साथ देता है और अगले साल रामलीला बेहतर करने का वादा करता है। लेकिन रेणुका बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और साइली रेणुका की हालत देखकर दुखी हो जाती है और वो सचिन से कहती है कि सचिन, काश हम सब कुछ ठीक कर पाते। तुमने देखा ना कि काकू कितनी उदास है। तो सचिन बोलता है कि ठीक है ना, हम लोग घर जाकर देखते हैं। फिर परेश, सचिन और साइली भी वहां से चले जाते हैं। इधर जब देशमुख परिवार अपमानित होकर वहां से जाने लगता है तो अंदर से अनाउंसमेंट होती है कि अब कुलकर्णी परिवार रामलीला करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो सब गाड़ी में बैठकर निकल पाते, शकुंतला भागते हुए आती है और उन्हें रोक लेती है। इधर शकुंतला के साथ एक आदमी आया हुआ होता है और देशमुख परिवार को बोलता है कि आप सब लोगों को वापस आना होगा। तो रेणुका कहती है कि जितनी बेइज्जती हुई है वो काफी है क्या, अब वो वापस नहीं जाने वाले। लेकिन तभी शकुंतला एक बहुत बड़ी और मजेदार खबर देती है। वो बताने लगती है कि कीर्ति कुलकर्णी और उनका परिवार जब से वो प्रोटीन शेक पीकर आए हैं तब से अपना पेट पकड़कर बैठे हैं और अब रामलीला करने की हालत में नहीं है। ये सुनकर सचिन मजाक उड़ाता है कि जब महंगी चीजें हजम नहीं होती तो पीते ही क्यों है। इधर शकुंतला सबको समझाती है कि भगवान ने उन्हें दूसरा मौका दिया है, लेकिन रेणुका अब भी पीछे हटने पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि उनका बहुत मजाक बन चुका है। इधर साइली भी रेणुका को बोलती है कि काकू, ऐसे तो रामलीला का अपमान होगा ना, और हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये रामलीला करनी चाहिए, और जो भी मजाक मस्ती हुई वो तो रिहर्सल थी, वहां तक ठीक है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते काकू। तभी रोशनी साइली को बोलती है कि हमारी इतनी बेइज्जती हुई है ना, तुमने देखा ना साइली, फिर भी तुम कह रही हो कि हम वापस चले जाएं, और रिहर्सल में हमने कैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया था, ये तो देखा था ना तुमने। तभी इस पर साइली एक बार फिर परिवार की ढाल बनकर खड़ी होती है और सबको कहती है कि दिवाली सिर्फ दिए पटाखों का त्योहार नहीं बल्कि सत्य की जीत का त्योहार है। वो भगवान राम का उदाहरण देते हुए सबको समझाती है कि जैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, वैसे ही उन्हें भी अपने परिवार की इज्जत के लिए, काकू के लिए और भगवान राम की भक्ति के लिए एक साथ मिलकर ये रामलीला करनी ही होगी। साइली का ये भाषण सबके दिलों को छू जाता है और उन्हें एक नई हिम्मत देता है। इधर साइली की बातों से प्रेरित होकर परेश भी ऐलान करता है कि वो सब मिलकर ये रामलीला जरूर करेंगे और अपनी गलती सुधारने का ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। रेणुका भी साइली की बात से सहमत होती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ शकुंतला को अंदर जाकर ये ऐलान करने के लिए कहती है कि देशमुख परिवार ऐसी रामलीला करेगा जो सबको हमेशा याद रहेगी।
फिर जब तेजस रिया के ना होने और नैरेटर की कमी का सवाल उठाता है तो परेश कहता है कि अब चाहे कोई भी मुश्किल आए वो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। उधर दूसरी तरफ रामलीला शुरू न होने की वजह से दर्शक गुस्से में होते हैं और कमेटी पर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाते हैं। जब वो गुस्से से वहां से जाने लगते हैं तो अचानक रामलीला का संगीत बज उठता है। होस्ट दर्शकों से अपनी अपनी जगह पर बैठने की गुजारिश करता है और बताने लगता है कि रामलीला शुरू होने वाली है। ये सुनकर दर्शकों के चेहरे पर खुशी लौट आती है और वो उत्सुकता के साथ अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। और फिर देशमुख परिवार की रामलीला का असली शो शुरू होता है। इस बार रिया की जगह शकुंतला नरेटर की भूमिका निभाती है और कहानी को आगे बढ़ाती है। पहला दृश्य अयोध्या के राज दरबार का होता है, जहां राजा दशरथ यानी कि परेश अपने बड़े बेटे श्रीराम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। राम विनम्रता से ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद कहानी का रुख कैकेयी यानी कि रेणुका के महल की ओर मुड़ता है, जहां मंथरा यानी कि रोशनी उसके कान भरती है और उसे अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांगने के लिए उकसाती है। कैकेयी मंथरा की बातों में आ जाती है और राजा दशरथ से अपने दो वचन मांगती है, यानी कि भरत के लिए राज्य अभिषेक और राम के लिए 14 साल का वनवास। दशरथ ये सुनकर टूट जाते हैं, लेकिन वचन से बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर पाते। जब श्री राम को यह पता चलता है तो वो अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए खुशी खुशी वनवास जाना स्वीकार कर लेते हैं। अगले दृश्य में सीता यानी कि सायली अपने पति धर्म का पालन करते हुए राम के साथ वनवास जाने का फैसला करती है। जब वो दोनों जाने लगते हैं तो लक्ष्मण यानी कि आकाश भी अपने भाई का साथ देने के लिए उनके साथ चल पड़ता है। अपने प्यारे बेटों और बहू को वनवास जाते देख राजा दशरथ का दिल टूट जाता है और वो हताश होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। ये देखकर कैकेयी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इधर बैक स्टेज पर परेश और रेणुका इस बात से खुश होते हैं कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और दर्शक भी उनके इस रामलीला को एंजॉय कर रहे हैं। इधर परेश रोशनी के अभिनय की भी तारीफ करता है कि उसने बहुत अच्छा किया है और रेणुका ने भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन रेणुका अब भी रोशनी से नाराज होती है और उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। इधर कहानी आगे बढ़ती है और सुपर्णिका जो कि रोशनी की दोस्त शिखा बनी होती है, वो राम और लक्ष्मण को लुभाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। अपनी नाक लक्ष्मण के हाथों कटने के बाद वो अपने भाई रावण यानी कि तेजस के पास जाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे उकसाती है। रावण गुस्से में एक चाल चलता है। वो सोने के हिरण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेज देता है और इधर जाते जाते लक्ष्मण सीता को लक्ष्मण रेखा पार न करने की हिदायत देकर जाते हैं। उनके जाने के बाद रावण एक साधु का भेष बदलकर सीता से भिक्षा मांगने आता है। इधर बैक स्टेज पर सचिन भी ये देखकर हैरान होता है कि तेजस इस बार अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहा है। जब सीता लक्ष्मण रेखा पार करने से मना करती है तो रावण उसे डराता है कि अगर उसने एक साधु का अनादर किया तो उसके परिवार पर संकट आएगा। ये सुनकर सीता डर जाती है और लक्ष्मण रेखा पार कर देती है। जैसे ही वो भिक्षा देती है, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसका अपहरण कर लेता है। जब तेजस साली का हाथ पकड़ता है तो सचिन एक बार फिर भड़क उठता है, लेकिन इस बार आकाश उसे रोक लेता है और समझाता है कि ये सब नाटक का हिस्सा है। इधर स्टेज पर सीता मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता और इसी के साथ रावण सीता को अपनी लंका ले जाता है। दूसरी तरफ जब श्रीराम और लक्ष्मण वापस कुटिया में लौटते हैं तो वो सीता को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। तभी कहानी में एंट्री होती है राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान यानी कि अन्या की। वो राम को प्रणाम करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो हमेशा उनका साथ देंगे। इसके बाद सुग्रीव और उनकी वानर सेना भी वहां पहुंचती है और जय श्री राम के नारों के साथ राम का साथ देने का वचन लेती है। इधर श्री राम अपनी अंगूठी हनुमान को देते हैं और कहते हैं कि इसे देखकर सीता पहचान जाएगी कि वो राम के दूत हैं। हनुमान वो अंगूठी लेकर लंका की ओर निकल पड़ते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सीता अशोक वाटिका में अकेली और दुखी बैठी हुई होती है। तभी हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करके राम की दी हुई अंगूठी दिखाते हैं। इधर अंगूठी को पहचानते ही सीता की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ जाती है। हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि श्री राम ने ही उन्हें भेजा है और इसी भावुक और उम्मीद भरे पल के साथ जहां एक तरफ सीता को अपने स्वामी के आने का विश्वास होता है और दूसरी तरफ राम अपनी सीता को याद कर रहे होते हैं, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।